30,000 कंपोनेंट्स। एक टिपिकल कार में लगभग इतने सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। हर कंपोनेंट का एक कार के असेंबली लाइन में एक हिस्सा होता है, जैसे वायरिंग हार्नेसेस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करते हैं, एबीएस ब्रेक्स और एयरबैग्स जो कार के पैसेंजर्स को सेफ रखते हैं, और इंटीरियर्स, कैमरास, हेडलाइट्स और बहुत कुछ। इनमें से कुछ पार्ट्स खुद भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे एक इंजन या कार का पावर ट्रेन। इन कंपोनेंट्स के तो खुद के सब कंपोनेंट्स होते हैं, और टाटा, मारुति और महिंद्रा जैसे OEMs या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन कंपोनेंट्स को ज़्यादातर इन हाउस नहीं बनाते। तो किसी OEM का इंजन उनका प्रोप्राइटरी मॉडल हो सकता है, मतलब इसका डिज़ाइन उस OEM का हो सकता है, लेकिन इसमें लगने वाले सब कंपोनेंट्स कंपनी कहीं और से सोर्स करती है। इसीलिए ऑटोमेकर स्पेशलाइज्ड ऑटो एंसिलरीज के एक वास्ट नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं। ये एंसिलरीज आपके कार में लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स जैसे फ्यूल इंजेक्टर से लेके सीट असेंबलीज और वायरिंग हार्नेस तक को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और डिलीवर करते हैं। इन एंसिलरी फर्म्स के खुद के इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स, वैल्यू चेन्स और पावर डायनामिक्स होते हैं। हम इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में फिट तो नहीं कर सकते, इसलिए टॉपिक को 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। आज का वीडियो पहला पार्ट होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस काम कैसे करते हैं। दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि ईवीज के बढ़ते इंपॉर्टेंस के कारण इंडियन प्लेयर्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ऑटो एंसिलरीज का प्रोडक्शन टाइमलाइन समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि ऑटो मेकर्स अपने खुद के पार्ट्स क्यों नहीं बनाते। एंड में हम ऑटो एंसिलरी बिजनेस के मार्जिन्स भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटो एंसिलरी कंपनीज का प्रोडक्शन टाइमलाइन समझते हैं। ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस बहुत लंबे टाइमलाइंस पे ऑपरेट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंपनीज इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ऑटो OEMs अपने कार्स डिजाइन और डेवलप कैसे करते हैं। और ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, OEMs हर कार को इंडिविजुअली स्टार्टिंग से डिजाइन नहीं करती, ये व्हीकल प्लेटफॉर्म्स बनाती हैं। मतलब एक कॉमन आर्किटेक्चर जिसके बेसिस पे मल्टीपल मॉडल्स बनाए जा सके। ये गाड़ी के चैसी, ड्राइव ट्रेन, सस्पेंशन सेटअप और बाकी सिस्टम्स का लेआउट स्पेसिफाई करता है। नया प्लेटफॉर्म डेवलप करने में बहुत सारा टाइम और पैसा खर्च होता है और बहुत सारा R&D भी लगता है। लेकिन एक बार अगर प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाता है तो इसके बेसिस पे कई सारे स्पेसिफिक कार डिजाइन्स लॉन्च किए जा सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी के फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म्स में से एक है हार्टेक्ट। इस बेस के साथ कंपनी ने स्विफ्ट डिजायर और बलिनो जैसे पॉपुलर मॉडल्स लॉन्च किए हैं। टाटा का एक्टी EV प्लेटफॉर्म इसके हैरियर और कर्व जैसे EVs का फाउंडेशन है। एंसिलरीज इन प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने के अर्ली स्टेप्स में ही इन्वॉल्व होते हैं। जब किसी OEM के पास की स्पेसिफिकेशंस के साथ किसी प्लेटफॉर्म का डिजाइन रेडी होता है तो ये एंसिलरीज को एक RFI या रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजते हैं। इससे OEMs ये चेक करते हैं कि एंसिलरीज इनके लिए कस्टमाइज्ड कार पार्ट्स डिजाइन और मास मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद OEMs एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या RFQ रिलीज करते हैं। इससे ये उन सप्लायर्स से बिड्स रिक्वेस्ट करते हैं जिनके RFIs OEMs को पसंद आए, और यहीं कंपटीशन शुरू होता है। सप्लायर्स या एंसिलरीज को OEMs को कमर्शियल कोट्स देने होते हैं। इनमें यह बताया जाता है कि एंसिलरीज कौन से पार्ट्स बना सकते हैं, वो इन्हें कितने जल्दी बना सकते हैं, ये कौन से रिस्क लेने को तैयार हैं और कितने केपेक्स की जरूरत होगी। इस बिडिंग प्रोसेस का विनर OEM प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकता है। इससे एंसिलरीज उस प्लेटफॉर्म के पूरे लाइफ के लिए मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक इन हो जाते हैं। ये लाइफ टाइम कई सालों और मॉडल्स तक चल सकता है, और ये एंसिलरीज के लिए एक अच्छी बात होती है। इनमें से कोई एक मॉडल भी अगर एक बड़ा हिट होता है तो इससे एंसिलरीज को बहुत सारा बिजनेस मिल सकता है। लेकिन इसके पहले एंसिलरीज को स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन या SOP के पहले केपेक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें 3 से 4 साल लग सकते हैं। इसके बाद कार्स एक्चुअली मास मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर पूरा प्रोसेस शुरू होता है जिसमें अगले कुछ सालों के लिए सप्लायर को OEM प्लांट्स में टाइम पे पार्ट्स डिलीवर करने होते हैं। ये यूजुअली इन पार्ट्स को प्रोडक्शन लाइन में जरूरत पड़ने के कुछ दिन या घंटों पहले ही डिलीवर होते हैं। OEM यूजुअली इन कार पार्ट्स का बड़ा इन्वेंट्री नहीं रखते। बेसिकली कोई भी डील बहुत लंबे समय तक चलता है, इसीलिए सप्लायर्स के ऑर्डर बुक्स उनके रेवेन्यू से कई गुना बड़े होते हैं। इनमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अभी साइन किए गए हों, लेकिन इनसे रेवेन्यूज तब जनरेट होगा जब इनके मॉडल्स बड़े वॉल्यूम्स में बिकने लगेंगे। ऐसा होने में कई साल लग सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25 में सोना कॉमस्टार का टोटल रेवेन्यू 3,500 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के ईयर एंड तक कंपनी का ऑर्डर बुक इसके रेवेन्यू से 7 गुना ज्यादा था। ये ऑर्डर्स अगले डेकेड में रियलाइज होंगे। एक बार एक सप्लायर एक प्लेटफॉर्म के लिए साइन हो जाता है तो वो इस प्रोसेस के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। बीच प्रोडक्शन सप्लायर्स बदलना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है।
ओईएम्स को सब कुछ रीटूल, रीक्वालिफाई और रीटेस्ट करना पड़ता है। इसके कारण सप्लायर्स के पास टिक्कीनेस का भी फायदा होता है। ये काफी हद तक पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जैसा होता है, लेकिन कंपेयर करें तो ऑटो एंसिलरीज का स्केल छोटा होता है और इनका प्रोसेस भी सिंपल होता है। लेकिन भला एंसिलरीज का इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही क्यों करता है? अगर ये पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं तो ऑटो मेकर्स इन्हें खुद ही क्यों नहीं बना लेते? एक्चुअली मिड 20th सेंचुरी में फोर्ड, जनरल मोटर्स और इवन टाटा मोटर्स जैसे जायंट्स वर्टिकली इंटीग्रेटेड थे। मतलब ये ऑटो मेकर्स अपने कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स खुद ही बनाते थे। फोर्ड का फेमस रिवर रूज कॉम्प्लेक्स इस वर्टिकल इंटीग्रेशन का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। कंपनी रॉ आयरन ओर और कोल माइन से लेकर फिनिश कार्स तक हर प्रोसेस को ओन करती थी। लेकिन 2000s तक वर्टिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड चैलेंजेस समझ में आने लगे। लगभग हर कार मेकर ने अपने पार्ट्स डिवीजन स्पिन ऑफ कर दिए। आज एक गाड़ी के प्रोडक्शन वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा एक्सटर्नल सप्लायर से आता है। ओईएम बेसिकली सारे स्पेशलाइज पार्ट्स और इनके सप्लायर्स को एक जगह लाने का काम करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मॉडर्न व्हीकल पार्ट्स बहुत इंट्रिकेट होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स और दूसरे पार्ट्स की जरूरत होती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण एक्सपर्टीज की जरूरत भी बढ़ गई। हर पार्ट को अपने R&D और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जरूरत होती है। तो एक ओईएम के लिए इन सारे पार्ट्स में रिसोर्सेज स्पेंड करना, हजारों पार्ट्स बनाना इम्प्रैक्टिकल था। इसकी जगह इन्होंने उस काम पे फोकस किया जो इन्हें अच्छे से आता हो, और वो है फाइनल कार को बनाना। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कार पार्ट सप्लायर होने के इकोनॉमिक्स के फायदे भी होते हैं। एक सप्लायर मल्टीपल ओईएम्स को सर्व कर सकता है। कोई एक पार्ट बनाने वाली कंपनी वो वॉल्यूम्स अचीव कर सकती है जो कोई ओईएम शायद ना कर सके। सप्लायर स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन में हेविली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इनके कॉस्ट्स अलग अलग कस्टमर्स में स्प्रेड आउट भी हो जाते हैं। इस आउटसोर्सिंग मॉडल से कार मेकर्स एफिशिएंट हो जाते हैं, लेकिन इनके रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, बल्कि ये पार्ट सप्लायर्स पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऑटो एंसिलरी फर्म्स हाई वॉल्यूम लो मार्जिन मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। इनके इकोनॉमिक्स बहुत स्पेसिफिक और कभी कभी पनिशिंग भी होते हैं। चलिए इनके फाइनेंसेस के दो मेजर एस्पेक्ट समझते हैं, पेमेंट साइकिल्स और लो मार्जिन्स। सबसे पहले पेमेंट साइकिल समझते हैं। कार पार्ट बिजनेस इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कितने कार्स बिकते हैं। जब सेल्स बढ़ते हैं तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है, लेकिन जब सेल्स कम होते हैं तो कंपनीज के मार्जिन्स भी कम हो जाते हैं। डॉक्टर विजय मलिक के ब्लॉग का ये टेबल इस स्विंग को बहुत अच्छे से दिखाता है। सप्लायर्स को पेमेंट सिर्फ तब मिलते हैं जब पार्ट्स डिलीवर हो जाते हैं, और तो और पेमेंट्स में डिलीवरी से 30 to 90 डेज का डिले तक होता है। इनके कॉस्ट्स और खास करके केपेक्स बहुत फ्रंट लोडेड होते हैं। मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने पे कंपनी को बहुत सारा R&D इन्वेस्टमेंट, प्रोटोटाइपिंग और डेडिकेटेड प्रोडक्ट टूलिंग करना पड़ता है। ये सब कंपनी के प्रोडक्शन स्टार्ट होने के 2-3 साल पहले करना पड़ता है। अगर फाइनल कार कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती है तो सप्लायर इसका कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाते। अब ऑटो एंसिलरीज के लो मार्जिन समझते हैं। ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री अपने लो मार्जिन के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट इस क्वार्टर इंडिया के सबसे बड़े ऑटो एंसिलरी संवर्धना मदरसन का पैट मार्जिन बस 3% था, लेकिन कंपनी के हिसाब से ये एक अच्छा क्वार्टर था। यही इस इंडस्ट्री का नॉर्मल कंडीशन है। इस स्पेस की बड़ी कंपनीज को लगभग 5 to 8% मार्जिन ही मिलते हैं। देखो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटिटिव बिडिंग से मिलता है। इसके कारण सप्लायर्स के प्राइसेस और मार्जिन्स बहुत कम हो जाते हैं। इसके ऊपर से कोई कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पार्ट शायद दूसरे मॉडल के साथ फिट ही ना हो। ऐसे में सप्लायर बेटर प्राइसेस के लिए अपने पार्ट्स दूसरे ओईएम्स को भी नहीं बेच सकते। और तो और ओईएम्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स भी डिसाइड करते हैं। ये कई बार प्राइसेस लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर देते हैं और इन्हें फ्यूचर कॉस्ट चेंजेस के हिसाब से नहीं बदला जा सकता। कई कॉन्ट्रैक्ट्स में तो कॉस्ट रिडक्शन क्लॉजेस भी होते हैं, जिसमें ओईएम्स हर साल प्राइसेस 1 to 3% कम होना एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ओईएम्स सप्लायर से ओवर टाइम एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइट डिलीवरी ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। सप्लायर्स को जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, जिसमें पार्ट्स फैक्ट्री तक एग्जैक्ट ऑर्डर और क्वांटिटी में पहुंचने चाहिए, वो भी बस कुछ घंटों में। अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होते तो ऑटोमेकर्स एंसिलरीज पे पेनल्टीज भी लगाते हैं। इन्वेंट्री कैरी करने का और टाइमली लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट और रिस्क दोनों एंसिलरीज को ही बियर करना पड़ता है। एंसिलरीज को रॉ मटेरियल प्राइस स्विंग से भी डील करना पड़ता है। इनफैक्ट स्टील और एल्यूमिनियम प्रोक्योर करना ही इन कंपनीज के कॉस्ट के हाफ से भी ज्यादा होता है। ओईएम्स इन बढ़ते कॉस्ट्स का बस कुछ हिस्सा ही पास थ्रू करने देते हैं। इसमें भी एक डिले रहता है। तो जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लायर्स के मार्जिन्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है। लेकिन ये डायनामिक पार्ट्स के बेसिस पे अलग भी हो सकता है।
जो पार्ट्स कमोडिटाइज्ड होते हैं, मतलब जिस पार्ट को बहुत सारे सप्लायर्स बनाते हैं और इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इन पार्ट्स के मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। जैसे मदरसन की बात करें तो कंपनी वायर हार्नेस की मार्केट लीडर है, लेकिन ये पार्ट बहुत कॉमन है। वहीं सोना कॉमस्टार ईवीज के लिए ट्रैक्शन मोटर्स बनाता है। इसके लिए ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस क्वार्टर सोना कॉमस्टार का पैट मार्जिन लगभग 15% था। सप्लायर्स के पास एक और फायदा ये होता है कि इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के आईपी राइट्स होते हैं। इससे एंसिलरीज को नेगोशिएटिंग पावर मिलता है। तो इस बिजनेस में एंसिलरीज पैसा कैसे कमाते हैं? आइडियल सिचुएशन में प्रॉफिट कमाने का सबसे अच्छा तरीका है स्केल और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। लेकिन इस तरीके का एक बड़ा डाउन साइड भी है। बिना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के स्केल कंपनी के लिए बहुत खराब हो सकता है। मशीनरी, टूलिंग और प्लांट ओवरहेड जैसे फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई होते हैं और कंपनीज को रेवेन्यूज केपेक्स करने के कुछ साल बाद मिलते हैं। इकोनॉमिक वीकनेस या डाउनटर्न के दौरान ये फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी के फाइनेंसेस पे बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। और इन मुश्किल इकोनॉमिक्स में ऑटो एंसिलरीज ऑपरेट कैसे करते हैं? एक मेजर स्ट्रैटेजी है आफ्टर मार्केट सेल्स, मतलब रिप्लेसमेंट पार्ट्स का मार्केट, जो ऑथराइज्ड डीलर्स या इंडिपेंडेंट मैकेनिक्स को बेचे जाते हैं। ये मार्केट अलग डायनामिक्स पे ऑपरेट करता है। यहाँ डिमांड एग्जिस्टिंग व्हीकल्स पे डिपेंड करती है, नए कार सेल्स पे नहीं। इसके कारण ये मार्केट ज़्यादा स्टेबल होता है और कंपनीज को यहाँ प्राइसिंग पावर भी मिलती है। एक्सपोर्ट्स भी इन कंपनीज के लिए एक क्वेश्चन होता है। ओवरसीज मार्केट्स में कंपनीज को बेटर मार्जिन्स मिल सकते हैं। इंडियन एंसिलरी मार्केट करंटली ज़्यादातर डोमेस्टिक है, लेकिन एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की डेस्टिनेशंस बन रहे हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनीज को डोमेस्टिक वीकनेस से भी बचाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। सक्सेसफुल सप्लायर्स किसी एक प्लेटफॉर्म, OEM या प्रोडक्ट लाइन पे डिपेंड नहीं करते। ये पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर्स जैसे अलग अलग सेगमेंट्स को सप्लाई करते हैं। कुछ प्लेयर्स एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे एडजेसेंट इंडस्ट्रीज में भी एक्सपैंड करते हैं। जैसे भारत फोर्ज दुनिया के सबसे बड़े एक्सल बीम मेकर्स में से एक है और कंपनी ड्रोन्स और आर्टिलरी जैसे डिफेंस सिस्टम्स में भी एक्सपैंड कर रही है। इन सारे तरीकों के अलावा कंपनीज के लिए ग्रोथ का सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ना और ज़्यादा एडवांस्ड और प्रीमियम पार्ट्स बनाना। लेकिन इस तरीके को हम वीडियो के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये था इंडिया के ऑटो एंसिलरी बिजनेस का एक एक्सप्लेनेशन। इस इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करने को अभी भी बहुत कुछ बचा है। फिलहाल ये मॉडल बहुत सारे फोर्सेस से अफेक्ट भी हो रहा है। ईवीज का राइज इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी टूट रहे हैं, जिसके कारण इंडियन सप्लायर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री को और कौन से फोर्सेस अफेक्ट करते हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।